हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन सीरीज लेक्चर 1 में सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन एवं उसके इक्वेशंस लिखना सीखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम टर्म यूज़ करते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन सच मोशन that repeats over the same path after a regular interval of time is known as periodic motion। आप अपने घर से स्कूल एवरीडे यदि जाते हैं एट 10 o'clock, तो क्या हर बार आप उसी रास्ते पर लौटते हैं? आपके रास्ते बदलते रहते हैं। जाने का टाइम और लौटने का टाइम तो फिक्स है, पर रास्ते आप यदि चेंज हो रहे हैं तो वैसे मोशन को आप पीरियोडिक मोशंस नहीं बोलोगे। तो पीरियोडिक मोशन एक रिपीटेटिव मोशन होते हैं जिसमें मोशन ओवर द सेम पाथ एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है। पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स में हम मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स ले सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, इसमें आप रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होते हैं? देखिए, आपके घड़ी में सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, तो यहाँ हम सेकेंड पेंडुलम लिख रहे हैं। सेकेंड पेंडुलम की टाइम पीरियड 2 सेकेंड होती है। ये हमारा सिंपल पेंडुलम है जिसकी टाइम पीरियड 2 सेकेंड होती है। ये भी अपना मोशन ओवर द सेम पाथ रिपीट करता रहता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, जबकि पाथ वही रहेंगे, पर उसका हर एक का जो साइकिल का टाइम होगा या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पाथ भी वही है और टाइम कांस्टेंट होते हैं। इस तरीके से हम और भी अनदर मोशंस हम कंसिडर कर सकते हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम, मोशन ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम। दीज आर ऑल मोशन क्या हैं? पीरियोडिक हैं। फिर भी ये सारे मोशन आपस में डिफर्ड भी हैं। जैसे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू एंड फ्रो नेचर का नहीं है, ये हमारा टू एंड फ्रो नेचर है। ये मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। पेंडुलम का मोशन भी हमारा ऑसिलेटरी मोशन है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ जो टर्म्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया पीरियोडिक टर्म, उसी ढंग से इसमें हम लोग टर्म यूज करते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। स्प्रिंग मास सिस्टम, मोशन ऑफ पेंडुलम, ये एक ऑसिलेटरी मोशन यानी वाइब्रेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे मोशन जो होते हैं वो टू एंड फ्रो नेचर का होता है। ऐसे मोशन बैक एंड फोर्थ इन नेचर होते हैं। ये भी हमारा मोशन क्या होते हैं? रिपीटेटिव होता है, अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन डेफिनेट टाइम इंटरवल। इसमें रिपीट होते हैं फिक्स पॉइंट के अबाउट, और डेफिनेट टाइम इंटरवल में ये अपने मोशन को रिपीट करता है। ऑसिलेटरी मोशन, यदि हमारे पास सिमेट्रिक ऑसिलेटरी हो, सिमेट्रिक
ऑसलेटरी। देखिए ऑसलेटरी हमारा एसिमेट्रिक भी हो सकता है ना। तो यदि हमारे पास सिमेट्रिक ऑसलेटरी मोशन है तो ऐसे मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन में ये टर्म बड़ा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऑल्दो हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस को इस वे में डिफाइन करते हैं, सच ऑसलेटरी या सिमेट्रिक ऑसलेटरी मोशन इन विच सच सिमेट्रिक ऑसलेटरी मोशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन varies linearly with negative of displacement. Negative of displacement is known as simple harmonic motion. हम ग्राफिकली इस चीज़ को देखें, जैसे मान लो एक पार्टिकल का मोशन इस पोटेंशियल वेल में ऐसा है, यानी ये मोशन यहाँ से बिगिन हो रहा है, इधर का जो लेंथ है और इधर का लेंथ हमारा सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है। एटॉमिक वाइब्रेशन में, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में इस टाइप के ग्राफ हम स्टडी करते हैं। ऑसलेटरी तो है पर ये हमारा सिमेट्रिक ऑसलेटरी नहीं है। ऑसलेटरी मोशन मैथमेटिकली हम लोग ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, यानी इस लाइन से जितना ये पॉजिटिव होता है उतना ही इस लाइन से ये फर्दर नेगेटिव होता है, यानी ये हमारा एक सिमेट्रिक ऑसलेटरी नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं वो सिमेट्रिक ऑसलेटरी होता है, और ऐसे मोशन में फोर्स लीनियर फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, एज वेल एज ऐसे मोशन का डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का जब इक्वेशन लिखते हैं तो इसमें फंक्शन रिलेशन एक सिमेट्रिक हार्मोनिक फंक्शन के रूप में होंगे, यानी वो साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन इसके टर्म में और देयर कॉम्बिनेशन के टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर इस डेफिनेशंस को समझ गए होंगे कि जितने भी ऑसलेटरी मोशन होते हैं वो नॉट नेसेसरली कि वो हमारा, या जितने भी हार्मोनिक मोशन होते हैं उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस की कैटेगरी में ही रखेंगे। नेसेसरली ऐसा नहीं है। सिमेट्री होना ज़रूरी है, सिमेट्री होंगे तभी जाकर उस फंक्शन को हम साइन और कोसाइन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसे समटाइम हम लोग सिंपली सिमेट्रिक हार्मोनिक मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को बोलते हैं। इसका मतलब वैसे मोशंस का जो पोजीशन टाइम फंक्शन जो रिलेशन होते हैं वो साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन या देयर लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में होते हैं, यानी हमें इन बातों को ध्यान रखना है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हैं वो यदि हम एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हों तो उसको हम लोग लीनियर एसएचएम बोलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को थीटा के टर्म में यदि एक्सप्रेस किए जाते हैं तो फिर हम उसको एंगुलर एसएचएम बोलेंगे। तो यहाँ पर लीनियर एसएचएम और दूसरा हमारा क्या है, तो ये हमारा एंगुलर एसएचएम। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं, सपोज ये हमारा वी शेप का एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से जीरो वेलोसिटी से रिलीज किया जा रहा है। ये एंगल हम थीटा और ये एंगल भी हम थीटा ले रखे हैं। ये हाइट h या इस इंक्लाइन का लेंथ l है, तो l डिस्टेंस कवर करने का जो टाइम होगा डेट इज हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, यानी a से b तक आने का टाइम, b से c तक जाने का टाइम और फिर वापस a तक लौटने का टोटल टाइम जो होगा 4 टाइम्स ऑफ एबव कैलकुलेटेड वैल्यू होगा।
यानी दिस इज 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 12 बाई जी साइन थीटा। 4 को इनसाइड ले जाएंगे तो दिस इज 32 L बाई जी साइन थीटा। यहाँ टाइम पीरियड में राइट हैंड साइड वाले पार्ट में साइन थीटा दिख रहे हैं, पर दिस थीटा इज कांस्टेंट। तो साइन थीटा कांस्टेंट है। दूसरा चीज़, ये मोशन में बी से जितना ये एवब जा रहा है सी से भी उतना ही जा रहा है, यानी बी के अबाउट इसका मोशन रिपीट हो रहा है। पर इसका जो एक्स है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, वो साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन के रूप में नहीं रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। साइन के साथ वेरिएशन नहीं है, भले यहाँ साइन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा एक ऑसिलेटरी मोशन है, बट नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स और एक्सेलरेशन लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एज वेल एज उसके जो मोशन होते हैं, यानी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का एक्सप्रेशन, वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो कि आगे हम लोग सीखेंगे। तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, बट दिस इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्प्रिंग मास सिस्टम को लेकर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम, a study of horizontal spring mass system. Discussion with horizontal spring mass system. सरफेस हम स्मूथ कंसिडर कर रहे हैं। वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इस रिजिड वर्टिकल वॉल से टैग किया हुआ है, और दूसरा जो फ्रेंड है स्प्रिंग का, वो एक ब्लॉक जिसका मास m है, इसके साथ शोल्डर्ड या अटैच कर दिए गए। ये स्प्रिंग का जो पोजीशन है, जिसके लेंथ हम L0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसके नेचुरल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ब्लॉक में हम एक्सटेंशन फोर्स या कंप्रेशन फोर्स लगाकर रिलीज करें, तो पुल करने में या कंप्रेस करने में एक्सटर्नल एजेंट को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट a spring. So this work will stored in form of potential energy. This will stored in form of potential energy into this system. Here system is a spring mass system. स्प्रिंग को हमने यहाँ मासलेस माना है, एज वेल एज स्प्रिंग यहाँ आइडियल स्प्रिंग है। इसका के, आइडियल स्प्रिंग का के एक्स का इंडिपेंडेंट होता है। एक्सटेंशन और कंप्रेशन के साथ उसके वैल्यू चेंज नहीं होते हैं आइडियल स्प्रिंग में। सो इस ब्लॉक को हम ए नॉट, ये हमारा ए नॉट है, फ्रॉम द रेफरेंस लाइन इसको बोलते हैं। एक्स इक्वल टू 0, ये यहाँ रेफरेंस लाइन इसलिए कहलाता है कि विद द हेल्प ऑफ डैट हम एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग का मेजरमेंट करते हैं। एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन इज मेजर्ड फ्रॉम फ्री एंड ऑफ अ स्प्रिंग अंडर नेचुरल स्टेट। जब स्प्रिंग नेचुरल स्टेट में होता है तो फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग से हम
एक्सटेंशन और कंप्रेशन का मेजरमेंट करते हैं और वो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। क्योंकि इस स्प्रिंग को हम इनिशियली राइट साइड या लेफ्ट साइड ए नॉट अमाउंट से एक्सपैंड या कंप्रेस करके रिलीज कर रहे हैं। सो आफ्टर रिलीजिंग वी आर नॉट प्रेजेंट हेयर। अब हमारा कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। आफ्टर रिलीजिंग, सपोज हमने इस पोजीशन से इसको रिलीज किया है, सो योर टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन। इफ यू ऑब्जर्विंग देयर मोशन फ्रॉम left end, so time will start, या टाइम जो काउंट करेंगे, टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, बट देयर पोजीशन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। दिस इज x इक्वल टू प्लस ए एंड दिस वन इज x इक्वल टू माइनस ए। सो पोजीशन इज ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम देयर रेफरेंस लाइन, पर time will we consider from every positions, any positions in between plus a to minus a. After releasing a spring, expanded spring exert force onto block. With a start, block has no motion due to inertia of rest. Inertia of rest, still we trying to remains at rest. Block यदि रेस्ट में आया है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमें क्या बताता है कि स्टिल वो रेस्ट में ही रहेगा, पर एक्सपेंडेड स्प्रिंग इसमें फोर्स लगाएगा, सम वेलोसिटी डेफिनेटली गेन करेगा, पर मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर ये गेन करेगा। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन से मेन पोजीशन तक आने में हर एक मोमेंट पर ब्लॉक पहले से ज़्यादा वेलोसिटी गेन करेगा, साथ में वो अपोज करेगा। बजरंगी भाईजान में जो लड़की है मुन्नी, उसको जो एक्टर उसमें है वो उसको पुल करता है, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। मुन्नी ये चाहती है कि वो इसी स्पीड से आगे बढ़े, अगला पर्सन जो एक्टर है इसकी स्पीड को बढ़ाकर 2.5 मीटर कर रहा है, तो ये तो अपनी स्पीड बढ़ा रही है, साथ में अपोज भी कर रही है। एंड दिस इज द नेचर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब यहाँ पर आकर ये इनर्शिया ऑफ मोशन है, और एट मीन पोजीशन जहाँ पर स्प्रिंग का फोर्स 0 है, पर मोशन ऑफ ब्लॉक मैक्सिमम है, ड्यू टू डैट दिस विल ओवरशूट टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये ओवरशूट करेगा, एंड आफ्टर ओवरशूटिंग इस स्प्रिंग में कंप्रेशन शुरू होगा, और डेफिनेटली सरफेस स्मूथ हैं, एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो ये लेफ्ट साइड -a पोजीशन पर स्टॉप होगा, इन बिटवीन +a to -a about this mean positions. This will be repeated their motions for indefinite time. Once this motion has been start, ये अपने motions को indefinite time तक repeat करता रहेगा. So in these motions we are observing one thing, is there is a position of a stable equilibrium. This is a stable equilibrium. I am saying equilibrium, but stressfully I am saying a stable equilibrium. What is a stable equilibrium? If you displace it right or observing moving in rightward direction, force acting in leftward direction. If you push this ball in upward, mg sin theta, bring back towards left. You push left, bringing back towards mean positions. So this is the position of a stable equilibrium. Second, motion is symmetric about this stable equilibrium. Symmetric means what? I in a start I told you symmetric means +a to -a, and third point is here there is limits of oscillation +a and -a about these mean positions.
Next point is during motions, particle comes to instantaneously at rest here. Means velocity is zero there, but definitely velocity is not discontinuous function of time. If suppose velocity is defined as a function of tan, obviously tan is a discontinuous function. But here their velocity is zero at extreme positions. But this is not discontinuous function of time. So velocity is continuous function of time, continuous function of time. And one important thing here that should be noted in these motions, there are two intrinsic properties. One is inertia of motion, that is due to mass, and another is restoring force due to elasticity present in a spring. Here there are two intrinsic property. One is inertia, another is elasticity are present here. Due to that, it executing their motion, and definitely these two things are necessity for harmonic motion, necessity for simple harmonic motion. So during oscillations, now you are observing this block is at position x, and by a spring force F will act on this block. जब ये x डिस्टेंस आगे होगा तो ब्लॉक में बाई स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू क्या होंगे, F बराबर -kx. यदि ये लेफ्ट साइड जाएगा तो फोर्स राइट साइड होगा, राइट साइड होगा तो फोर्स लेफ्ट की ओर होगा. From Newton's second law of motion, force is equal to mass into accelerations. So now you put here -kx is equal to mass into acceleration, and hence A is equal to -k by m into x. Here k is a spring constant. Dimension of a spring constant is Newton by meter, unit Newton by meter, and m is mass, that is kg. Newton is what? M L T minus 2. This meter is L, kg is m. So dimensionally this is T to power -2. And omega square, that is called angular velocity. Omega is angular velocity, and in case of repetitive motions, this omega is also known as angular frequency, 2 pi by t. This also having dimension T to power -1. So it is now a convention. Later on I will be explain also. ये convention बनाए गए कि k by m को हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करें. सो a is equal to minus omega square x. So in this motion, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है. यदि इस एक्सेलरेशंस को हम फर्दर इस फॉर्म में लिखें चेन इक्वेशंस के रूप में, v dv by dx, तो दिस बिकम्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. v dv is equal to minus omega square x dx. v square by 2 is equal to minus omega square x square by 2 प्लस c. यदि हम इंटीग्रेशन लिमिट नहीं पुट करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग ऐड करते हैं. सो at extreme position for x is equal to plus a and x is equal to minus a, x is equal to plus a and x is equal to minus a, here velocity is 0. So we put here v is equal to 0 is equal to minus omega square a square by 2 plus c. c is equal to omega square a square by 2. So velocity as a function of x equation
क्या लिखे जाएंगे, वी स्क्वायर इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू वी इजकल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. So this is velocity as a function of x equation. Further, if we integrate above equations with respect to time, means v को हम dx by dt लिख सकते हैं and माइनस को यदि हम हटा दें तो दिस इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकल टू ओमेगा dt का इंटीग्रेशन. ये एक फार्मूला है, डायरेक्ट इसका होते हैं, डेट इज साइन इनवर्स x बाई ए. दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव. यदि हम इंटीग्रेशन लिमिट नहीं पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा. x इसकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. यानी एवं हार्मोनिक मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, दिस इज द मोशन इक्वेशन. मोशन मीन्स एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जिसमें फंक्शनल रिलेशन क्या है, साइन फंक्शन है. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन फॉर पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम. यानी जो पार्टिकल एसएचएम में होता है उसका ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कहलाता है, जिसमें ए क्या है, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा टी प्लस फाइव ये फेज एंगल कहलाते हैं, और फाइव इनिशियल फेज कांस्टेंट कहलाता है. इनिशियल फेज कांस्टेंट कहलाता है. सो अगले क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे. ये लेक्चर एक सीरीज में है, मतलब पूरे एसएचएम जो नीट और जेईई एडवांस के बच्चों के लिए चाहिए. अगले क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स को कराएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन हो गए. सो मुझे लगता है कि आप इस लेक्चर के बाद जो भी बुक्स हैं आपके पास अवेलेबल कॉम्पिटिटिव के लिए, आप उस क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, और मैं इसमें भी आपको क्वेश्चंस को कराऊंगा. थैंक यू बच्चों.